हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिपल ई टेक सोल्यूशन में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एसएससी जेई 2022 के लिए एक प्रैक्टिस सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हेन सेल आर अरेंज्ड इन पैरेलल, तो जब सेल को समांतर में व्यवस्थित किया जाता है, तो देखिए समांतर का मतलब हुआ कुछ ये। अब समांतर में जोड़ते हुए हर सेल के अक्रॉस करंट डिफरेंट होती है और जो रिजल्टेंट करंट होती है वो इन सब इंडिविजुअल करंट का सम होता है। तो जब हम इनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इस जो कॉम्बिनेशन की करंट कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। और इसके जस्ट अपोजिट जब हम सीरीज़ की बात करते हैं तो सीरीज़ में करंट सेम होती है, एक ही करंट तीनों में फ्लो होगी, लेकिन वोल्टेज इसमें अलग इसमें अलग इसमें अलग होता है। तो जो ओवरऑल वोल्टेज होगी वो तीनों इंडिविजुअल का सम होगी। इसलिए अगर सीरीज़ की बात करें तो सीरीज़ में जो वोल्टेज कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। A wire has a resistance of 12 ohm. It is bent in the form of circle. The effective resistance between the point on any diameter of the circle. तो देखिए हमें एक वायर दिया हुआ है, सिंपल वायर है 12 ओम का। अब इस वायर से मुझे एक फॉर्म करना है एक सर्कल, और उसको सर्कल फॉर्म करके उसके जो डायमीटर के दो पॉइंट होते हैं उसमें उसके बीच मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखिए इसमें ये एक वायर था जिसको मैंने सर्कल में फॉर्म कर दिया, और ये इसके डायमीटर पे पॉइंट है ए और बी। अब मुझे इसका इक्विवेलेंट निकालना है। तो देखिए पहले जो 12 ओम है ये पूरे इसका है। तो 12 ओम है तो इसका मतलब जब ये डायमीटर है तो इसके ऊपर का 6 होगा, बढ़ जाएगा ये 6 और 6। और अब ये एक पैरेलल की तरह काम कर रहा है। तो पैरेलल में 6 है तो इसका इक्विवेलेंट 3 ओम आएगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल ऑफ EMF 2 volt is 0.1 ohm. It is connected to a resistance of 3.9 ohm. The voltage across the cell. अब देखिए हमें एक सेल दिया हुआ है जिसका EMF है 2 वोल्ट और इसका आंतरिक प्रतिरोध है 0.1 ओम और एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस है वो है 3.9 ओम। तो हमें सेल के बाहर अक्रॉस वोल्टेज बतानी है। तो देखिए सबसे पहले मैं निकालूंगी आई की वैल्यू। आई होगा वी, मतलब ई दिया वहाँ यहाँ पे 2 और आर प्लस आर 0.1 प्लस 3.9, ये हो जाएगा 2/4 और ये आ जाएगी 0.5। अब निकालना है मुझे वी। तो वी होगा EMF माइनस IR ड्रॉप। अभी देखिए ई दिया हुआ 2, आई की वैल्यू है 0.5 और इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.1। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 0.05 और इसको सॉल्व करके आ जाएगा 1.95। ऑप्शन बी। When the internal resistance of cell is large as compared to external resistance, then high current is obtained by grouping the cell. अब देखिए जब किसी सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो बाहरी प्रतिरोध की तुलना में बड़ा हो, तो इन सेल के समूह से अगर हमें मैक्सिमम करंट लेनी है तो इसे कैसे कनेक्ट करेंगे। तो जैसे मैंने आपको पिछले वाले में बताया था कि अगर सेल को
पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इनमें डिफरेंट डिफरेंट करंट फ्लो होगी और जो इक्विवेलेंट करंट होगी वो सम अप होगी इन दोनों करंट का। इसलिए अगर हमें करंट ज़्यादा चाहिए तो हम इसे कनेक्ट करेंगे पैरेलल में, और वोल्टेज ज़्यादा चाहिए होगी तो करेंगे सीरीज़ में। टू आइडेंटिकल सेल connected in series and 10 ampere through 5 ohm resistor, when they are connected in parallel they send 8 ampere through the same resistor, the internal resistance of each cell। तो देखिए यहाँ पे पूछा है कि जब दो समान सेल सीरीज़ में जुड़े हुए हों और इनका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5 ओम हो तो ये 10 एम्पियर की करंट भेजता है 5 ओम को। लेकिन जब ये पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो तब ये इसी 5 ओम को 8 एम्पियर की करंट भेजता है। तो इन दोनों सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा ये हमें बताना है। तो अभी देखो, सबसे पहले हम सीरीज़ देखते हैं। सीरीज़ में होता है ME अपॉन MR प्लस R। तो ये हो जाएगा, M की वैल्यू 2 पहले दी हुई हमें, ये हो जाएगा 2E अपॉन, ये स्मॉल r तो मुझे निकालना पहले से, और कैपिटल R की वैल्यू है 5। तो यहाँ पे 2E इक्वल्स टू, और इसके इक्वल्स में 10 है जो हमें करंट दी हुई है। तो ये हो जाएगा इंटू 10 और 2 ही हो जाएगा 20R प्लस 50। ये इक्वेशन 1 बन गई। अब जब हम पैरेलल की बात करते हैं तो पैरेलल में हो जाता है NE अपॉन R प्लस NR। तो यहाँ पे भी हो जाएगा 2E अपॉन R प्लस 5, कैपिटल R है 5 और यहाँ पे 2 होगा तो ये हो जाएगा 10 इक्वल्स टू 8। तो जो यहाँ पे 2E आएगा वो आएगा 8R प्लस 80। तो देखिए ये 2E और ये 2E बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये और ये इक्वेशन है एक दूसरे के बराबर होंगी। 20R प्लस 50 इक्वल्स टू 8R प्लस 80। तो इसको सॉल्व करके आएगा मेरे पास 12R इक्वल्स टू 30, और R की वैल्यू आ जाएगी 2.5। R की वैल्यू आ जाएगी 2.5। आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो देखिए R इक्वल्स टू होता है रो L अपॉन A। तो यहाँ पे ये निर्भर करेगा लेंथ ऑफ कंडक्टर पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर और नंबर ऑफ कंडक्टर। तो यहाँ पे ये सब पे डिपेंड करेगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी लेमिनेशन अप्रॉक्सीमेटली द थिकनेस ऑफ लेमिनेशन ऑफ DC मशीन। तो देखिए जो DC मशीन की लेमिनेशन की थिकनेस होती है उसकी वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले लेमिनेशन करते हैं एडी करंट को अवॉइड करने के लिए, और ये होती है सिलिकॉन स्टील की, और इसकी रेंज होती है 0.5 mm। हॉपकिंसन टेस्ट
ऑन डीसी मशीन इज़ कंडक्ट एट। तो देखिए जो हॉपकिंसन टेस्ट होता है वो होता है फुल लोड में एफिशिएंसी ज्ञात करने के लिए, और इसमें दो आइडेंटिकल मशीन की नीड होती है। The percentage resistance and reactance of transformer are 2% and 4% respectively. The approximate regulation of full load at 0.8 power factor lag। देखिए एक ट्रांसफार्मर दिया है जिसका प्रतिशत प्रतिरोध और प्रतिशत प्रतिक्रिया क्रमशः 2% और 4% है। तो 0.8 पावर फैक्टर लैग पे मुझे बताना है वोल्टेज रेगुलेशन। तो देखिए वोल्टेज रेगुलेशन होता है आर कॉस फाई प्लस माइनस एक्स साइन फाई। ये प्लस का साइन होता है लेग के लिए और माइनस का होता है लीड के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 2 इंटू 0.8 और इसमें साइन फाई की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 0.6। तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और 6 चौको 24। तो ये सॉल्व करके 4% आ जाएगा, ऑप्शन डी। द पावर ट्रांसफ़र फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी डिपेंड अपॉन। तो देखिए जब हम प्राथमिक से माध्यमिक या प्राथमिक से सेकेंडरी में परिवर्तित शक्ति को ट्रांसफ़र करते हैं तो ये डिपेंड करता है मैग्नेटिक कपलिंग बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी पे डिपेंड करता है। ए बाईपोलर HVDC ट्रांसमिशन लाइन हैज़ 2 पोल। तो देखिए HVDC होती है जो हम DC को ट्रांसमिट करते हैं तो इसमें केवल 2 पोल यूज़ होते हैं। एक तो फेज़ का हो गया, एक को हम न्यूट्रल या फिर अर्थ लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 पॉजिटिव एंड अनदर नेगेटिव। और जैसे 3 फेज़ की बात करें तो 3 फेज़ में होता है 4 जाती हैं R Y B और ये न्यूट्रल। Why are the shunt reactor are connected at the receiving end of long transmission line? देखिए जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होता है उसके रिसीविंग एंड पर शंट रिएक्टर क्यों लगाते हैं, इसका रीज़न बताना है। तो देखिए जो नो लोड और लाइट लोड की कंडीशन होती हैं, इसमें जो रिसीविंग एंड वोल्टेज होती है वो होती है ग्रेटर देन सेंडिंग एंड वोल्टेज, और इसको कहते हैं फेरेंटी इफेक्ट। इस फेरेंटी इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए हम रिसीविंग एंड की तरफ शंट रिएक्टर यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा टू कंपनसेट वोल्टेज राइज कॉज्ड बाय कैपेसिटिव चार्जिंग एट लाइट लोड, ऑप्शन बी। फॉर अ 1000 किलोमीटर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन पर फेज line inductance is 1.9 millihenry per kilometer and per phase line capacitance is 14.2 nanofarad per kilometer. What will be the surge impedance of line? तो देखिए जो लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन होती हैं उसका जो सर्ज इम्पिडेंस होता है वो इसका कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस होता है, जिसका फॉर्मूला है √L/C। ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा 0.9 × 10⁻³
अपॉन 14.2 इंटू 10⁻⁻⁹ और ये सॉल्व करके आ जाएगा 365.7 ओम। ऑप्शन ए। Which of the following is used to maintain constant voltage in the feeder circuit? तो देखिए कांस्टेंट वोल्टेज बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं इंडक्शन रेगुलेटर। ये एक ऐसी एसी मशीन है जो वोल्टेज सप्लाई करती है, इसलिए जब वोल्टेज कमी आ जाती है, वोल्टेज की कमी आ जाती है लाइन में, तो ये उस कमी को बूस्टअप कर देता है, इसलिए हम इंडक्शन रेगुलेटर का यूज़ करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम इज़ नॉट अफेक्टेड बाय, जो सिस्टम की स्टेबिलिटी होती है वो लॉसेस से अफेक्ट नहीं होती। द पॉइंटर ऑफ इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट इज़ जनरली मेड ऑफ। तो देखिए जो इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो उनका संकेतक होता है, वो आमतौर पर किस मटेरियल का बना होता है? तो वो आमतौर पर बना होता है एल्यूमिनियम का। द बेस्ट टाइप ऑफ मीटर मूवमेंट इज़। तो देखिए जो बेस्ट टाइप का मीटर मूवमेंट यूज़ होता है वो होता है डीआर-स्नोवल मूवमेंट। ए 50 वोल्ट रेंज voltmeter has a sensitivity of 20 किलो ओम पर वोल्ट। द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर। तो जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 20 किलो ओम पर वॉट इंटू 20 वॉट, यहाँ पे 50 है ये, तो देखिए ये हो जाएगा 1000 किलो ओम, और 1000 किलो ओम को मैं लिख सकती हूँ 1 मेगा ओम। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट। A 230 volt single phase energy meter has a constant load current 4 ampere passing through if for 5 hour at unity power factor. If the meter makes 1104 revolution during this period, the meter constant is। तो यहाँ पे मुझे मीटर कांस्टेंट निकालना है जो दिया हुआ है। देखिए तो यहाँ पे होता है, पहले मुझे पावर निकालनी है। ये होती है इसे मुझे निकालनी है एनर्जी सप्लाइड। ये आती है मेरी VI cos phi अपॉन 1000। ये हो जाएगा 230 इंटू 4, और देखिए cos phi की वैल्यू दी नहीं है तो मैं इसे यूनिटी मान लूँगी, अपॉन 1000। तो ये आ जाएगा 4.6 किलोवाट आर। तो अब देखिए यहाँ पे जो एनर्जी मीटर कांस्टेंट होता है उसका फॉर्मूला होता है रिवोल्यूशन अपॉन एनर्जी स्टोर्ड। ये हो जाएगा 1104 अपॉन 4.6 जो भी निकाला था पीछे। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 240 रिवोल्यूशन पर किलोवाट आवर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही। द रेशियो एरर इन करंट ट्रांसफार्मर इज़ ड्यू टू। तो देखिए जो करंट ट्रांसफार्मर में रेशियो एरर होता है वो होता है एक्साइटिंग करंट की वजह से। एन इलेक्ट्रिक मोटर
इन जॉ कर्सर हैज़ ऑफ्टन स्टार्ट अगेंस्ट। तो जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है जॉ कर्सर में, उस वो किसके अगेंस्ट स्टार्ट होता है? तो वो होता है हैवी लोड के अगेंस्ट ही स्टार्ट होता है वो। फॉर द स्पीड कंट्रोल ऑफ AC ड्राइव द प्रेफर्ड मेथड यूजिंग थायरिस्टर। तो जो स्पीड कंट्रोल होता है AC ड्राइव का थायरिस्टर को यूज़ करते हुए, वो कौन सा होता है? तो यहाँ पे सबसे बेस्ट मेथड होता है चॉपर कंट्रोल। A serial fuse is connected in service connection for the safety of। तो देखिए जो फ्यूज़ होता है उसको हम सीरीज़ में लगाते हैं उस apparatus के जिसको हमें प्रोटेक्ट करना है हैवी करंट से, ताकि वो जल ना जाए मैक्सिमम करंट पे। और इसका जो इसका होता है लो मेल्टिंग पॉइंट, तो इसे हम कंज्यूमर इंस्टॉलेशन पे लगाते हैं। द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक ऑन ह्यूमन बॉडी डिपेंड ऑन। जो मानव शरीर में बिजली के झटके का प्रभाव होता है वो किस किस पर निर्भर करता है? तो देखिए यहाँ पे करंट पर भी निर्भर करता है, वोल्टेज पर भी करता है, ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट पर भी करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सूटेबल हो जाएगा। सप्लायर फ्यूज़ विच इज़ प्रोवाइड इन डोमेस्टिक। तो देखिए जो सप्लायर फ्यूज़ होता है वो डोमेस्टिक वायरिंग में एनर्जी मीटर के बाद यूज़ होता है। द नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 25.639 डेसिमल नंबर का नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सिंपली नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए जो ये डेसिमल नंबर है इसको 9 से घटा देंगे। तो यहाँ पे 9 से 9 0, 9 से 3 घटेगा तो 6, 9 से 6 घटेगा 3 पॉइंट, 9 से 5 घटेगा 4 और 9 से 2 घटेगा तो 7। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिए द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ इस ऑक्टल नंबर का मुझे निकालना है डेसिमल इक्विवेलेंट। तो देखिए किसी भी ऑक्टल नंबर का डेसिमल निकालने के लिए उसके 8 की सक्सेसिव पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 × 8 की पावर 3 प्लस 4 × 8 की पावर ब्लैक 8 की पावर 2 प्लस 3 × 8 की पावर 1 प्लस 1 × 8 की पावर 0। तो ये सॉल्व करके आएगा 512 प्लस 256 प्लस 24 प्लस 1। तो यहाँ पे ये सॉल्व करके आ जाएगा 793। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट है। व्हाट इज़ द ग्रे कोड वर्ड फॉर द बाइनरी नंबर 101011। तो देखिए ये जो बाइनरी नंबर है इसका ग्रे कोड निकालना है। तो देखिए ग्रे बाइनरी टू ग्रे के लिए करते हैं 101011। तो देखिए इसमें MSB तो ऐसे उतर जाएगा और फिर इन दोनों नंबर का होगा XOR। देखिए अब XOR में हम पढ़ते हैं अगर A = B होगा तो Y जो आउटपुट होगा वो 0 होगा, और अगर A ≠ B होगा तो Y = 1 होगा।
तो देखिए यहाँ पे कंडीशन सेकंड अप्लाई हो रही है, 1 और 0 है तो यहाँ पे 1 आएगा, फिर इन दोनों का XOR होगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, फिर इन दोनों का होगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, फिर इन दोनों का होगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, फिर इन दोनों का XOR होगा, फिर यहाँ पे 0 आएगा, तो ये हमें नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट है। एवलांच मल्टीप्लिकेशन, तो जो एवलांच मल्टीप्लिकेशन होता है, देखिए जो एवलांच मल्टीप्लिकेशन है वो बेसिकली होता है करंट मल्टीप्लिकेशन। देखिए ये जो इस प्रोसेस में जो रिवर्स बायस जो फोटोडायोड होता है, रिवर्स बायस फोटोडायोड के जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है उसकी जस्ट बिलो पर ये हो जाता है, जस्ट बिलो पर ये करंट मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ इसका रीज़न होता है डिस्ट्रप्शन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड अकर बाय कोलिजन। द चेंज इन बैरियर पोटेंशियल ऑफ सिलिकॉन पीएन जंक्शन, द टेम्परेचर इज। देखिए जो बैरियर पोटेंशियल होता है ये डिपेंड करता है कि किस मटेरियल का बना है, टेम्परेचर और डोपिंग अमाउंट पे। तो मतलब जिसकी टेम्परेचर बढ़ेगा तब भी इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो जो सिलिकॉन के लिए बैरियर पोटेंशियल है, सिलिकॉन के लिए इसकी वैल्यू होती है 0.7 और जर्मेनियम के लिए होती है 0.3। यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, 0.025 वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर चेंज पर इतना बैरियर पोटेंशियल में चेंज आता है। एज द डोपिंग इंक्रीज द बल्क रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर। तो देखिए अभी मैंने बताया जैसे डोपिंग बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी और हेंस रेजिस्टिविटी घट जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इन अ पीएन जंक्शन द पोटेंशियल बैरियर इज ड्यू टू द चार्जेस ऑन आइदर साइड ऑफ द जंक्शन, दीज चार्जेस आर। तो ये होता है फिक्स डोनर और एक्सेप्टर आयंस। तो इसमें पी और एन दोनों साइड के माइनॉरिटी कैरियर सिर्फ इससे पास हो पाता है और ये मेजॉरिटी को ब्लॉक कर देता है। इसलिए जो रिवर्स करंट होती है वो सिर्फ माइनॉरिटी होती है। यहाँ पे ऑप्शन डी राइट है। द टर्म बायस मीन्स, तो देखो बायस में होता है एक डीसी वोल्टेज अप्लाई होती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। तो जैसे कोई पीएन जंक्शन है, इसको फॉरवर्ड तब बोलेंगे जब इस डीसी सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से पी जुड़ा होगा, और अगर इस पीएन के पी साइड नेगेटिव जुड़ा होगा तो फिर ये रिवर्स बायस हो जाएगा, ये रिवर्स बायस और ये फॉरवर्ड बायस। द आउटपुट इम्पिडेंस ऑफ ट्रांजिस्टर इज, किसी ट्रांजिस्टर का आउटपुट इम्पिडेंस हाई होना चाहिए। इन ट्रांजिस्टर आईसी कलेक्टर करंट 100 मिली एम्पियर
और एमिटर करंट 100.5 मिली एम्पियर है। तो वैल्यू ऑफ बीटा, तो देखिए कॉमन बेस एम्प्लीफिकेशन निकालना है, अल्फा इक्वल्स टू आई सी अपॉन आई ई, ये आ जाएगा 100/100.5, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.995। अब देखिए बीटा होता है अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, ये हो जाएगा 0.995 अपॉन 1 माइनस 0.995 को सॉल्व करके आ जाएगा 0.0049। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 200। यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ए हीट सिंक इज़ जनरली यूज्ड विद ट्रांजिस्टर 2। हीट सिंक का प्रयोग आमतौर पर ट्रांजिस्टर के साथ क्यों करते हैं? तो देखिए जो हीट सिंक होता है ये एक्सेसिव टेम्परेचर को रिड्यूस करता है और हीट सिंक ट्रांसफ़र करता है हाई टेम्परेचर को लो टेम्परेचर में, और मैक्सिमम लो टेम्परेचर मीडियम एयर यूज़ होता है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, प्रिवेंट एक्सेसिव टेम्परेचर। ये एक्सेसिव टेम्परेचर को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। देखिए कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में हमें लार्ज करंट गेन मिलता है, आउटपुट वोल्टेज फेज शिफ्ट होगा 180 डिग्री, ये भी होता है, और लार्ज पावर गेन भी मिलता है, लेकिन ये ऑप्शन बी रॉन्ग है। ए बफर एम्पलीफायर हैज़ अ गेन ऑफ, जो बफर एम्पलीफायर होता है इसका गेन होता है यूनिटी। बफर जो बेसिकली सर्किट में होता है वो इम्पीडेंस ट्रांसफ़र करता है और ये प्रिवेंट करता है कि सिग्नल करंट और वोल्टेज से अफेक्ट ना हो। करंट और वोल्टेज के इफ़ेक्ट को ये प्रिवेंट कर देता है, इसलिए इसका जो गेन होगा ये यूनिटी हो जाएगा। द बैंडविड्थ ऑफ एन एम्पलीफायर में बी इंक्रीज्ड बाय। एक एम्पलीफायर की बैंडविड्थ को बढ़ाया जाता है। तो देखिए बैंडविड्थ होता है लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बीच के गैप को कहते हैं बैंडविड्थ। तो अगर हम लोअर कट ऑफ जो फ्रीक्वेंसी इसको और लो कर दें और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दें तो हमें बैंडविड्थ हाई मिल जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे सूटेबल ऑप्शन हो जाएगा रिड्यूसिंग द स्ट्रे कैपेसिटेंस ऑफ मिनिमम पॉसिबल। इन एन आरसी कपल्ड एम्पलीफायर द वोल्टेज गेन, तो जो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर होते हैं उनका वोल्टेज गेन होता है रिमेन ऑल्सो कांस्टेंट ओवर अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। पर्सनल कंप्यूटर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर विच वन ऑफ फॉलोइंग। तो देखिए जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं उनका यूज़ किसके लिए नहीं करता है? तो हम पर्सनल कंप्यूटर का यूज़ करते हैं गेम प्लेइंग के लिए करते हैं, ऑफिस ऑटोमेशन के लिए करते हैं, होम कंप्यूटिंग के लिए करते हैं, लेकिन वेदर फोरकास्टिंग के लिए पर्सनल कंप्यूटर यूज़ नहीं होता। माइक्रो प्रोसेसर प्रोवाइडेड बाय अ मैन्युफैक्चरर टू बी यूज्ड ऑन हिज माइक्रो प्रोग्राम कंप्यूटर आर। तो ये होता है हमारा फर्मवेयर। नंबर ऑफ एड्रेस लाइन नेसेसरी टू कनेक्ट 8K मेमोरी चिप इज़। 8K मेमोरी चिप को जोड़ने के लिए नंबर ऑफ एड्रेस लाइन होनी चाहिए 13, ऑप्शन डी।
द नंबर ऑफ पिंस ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर आर। एक 8085 माइक्रो प्रोसेसर में पिनों की संख्या होती है, टोटल पिन होता है उसमें 40। ऑप्शन ए। द साइकिल रिक्वायर्ड टू फेच एंड एक्सिक्यूट ऑन इंस्ट्रक्शन इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर इन विच वन ऑफ फॉलोइंग। तो देखिए जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर में जो निर्देश लाने और उसे निष्पादित करने में जो आवश्यक साइकिल लगता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल। एक्चुअल इनपुट अप्लाइड टू द सिस्टम इन केस ऑफ क्लोज्ड लूप सिस्टम इज। तो ये होता है हमारा एक्चुएटिंग सिग्नल। द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सिस्टम इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ। जो एक सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन होता है वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है इम्पल्स रिस्पॉन्स का। विद नेगेटिव फीडबैक द सिस्टम स्टेबिलिटी एंड सिस्टम गेन रिस्पेक्टिवली। तो जो सिस्टम स्टेबिलिटी होता है ये तो इंक्रीज़ होगी, लेकिन जो गेन होगा गेन ये होगा डिक्रीज़। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, इंक्रीज एंड डिक्रीज। A transfer function has its zero in the right half of S plane the function। अगर एक ट्रांसफ़र फंक्शन का एस प्लेन के दाहिनी हाफ में शून्य हो तो ये होगा नॉन मिनिमम फेज। तो सिंगल फ्लो डायग्राम इज़ यूज्ड टू फाइंड। जो एकल फ्लो आरेख होता है वो ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ सिस्टम के लिए यूज़ होता है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।